जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Johnson. तारड़ साहब, मुबारक हो पाकिस्तान को वो जो पैसे आईएमएफ से जिसे कहते हैं ना रींग-रींग के मिल गए। एक तरफ तो आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया, उनके बोर्ड लेवल ने अप्रूव कर दिया कि पाकिस्तान को ये पैसे दे दिए जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे उनके लोग कह रहे थे और उनके साबिक फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं कि हम खत लिख दें आईएमएफ को कि पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएँ क्योंकि जो सूबे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट को पैसे जमा नहीं कराएँगे क्योंकि सूबों में सैलाब आ गए हैं। तारड़ साहब, आधा पाकिस्तान चाहता है कि हम तरक्की करें, लेकिन इमरान खान साहब पावर से बाहर हैं और वो कह रहे हैं कि जो है वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। मैं पावर में नहीं आता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये पॉलिटिक्स सब जो है ये रियासत को तबाह करने की तरफ चल पड़े हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, ये एक ऐसी पाकिस्तान में वो जो एक ऑडियो रिलीज हुई है, मैंने उसको बड़े गौर से सुना उसको। उसमें तैमूर झगड़ा साहब को भी मैंने असेस करने की कोशिश की, लखारी साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनको भी, और शौकत तरीन साहब जो कि 2 दफा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनका बहुत बड़ा बैंक था, सिल्क बैंक था, जिसमें वो जिसको ओन करते थे, और उनके ऊपर नैब के कई जो करप्शन के केसेस थे। बल्कि इमरान खान साहब ने अपने एक सिग्नेचर के जरिए इनको सारी रिलीफ देकर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। और उसके बाद आईएमएफ के साथ डील करने वाले भी यही थे, डील बनाने वाले भी यही थे, साइनी भी यही थे, और इसी आईएमएफ की इसी डील के ऊपर लेजिस्लेशन करवाने वाले भी। अब जो वो सैलाब की बात है, जो शौकत तरीन साहब ने जो उनकी ऑडियो लीक हुई है, उसमें उन्होंने सैलाब की बात तो एज एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं। हकीकत उन्होंने खुद बताई है कि ये जो हमारे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे हैं और हमारी पार्टी को जो डराया जा रहा है, ये दर हकीकत उसकी वजह से हम ये करना चाहते हैं। लेकिन वो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इस वक्त समझता है कि हम एक इस्लामिक सेंचुरी में दाखिल हो रहे हैं, इस्लामी इनकलाब आ रहा है, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। और वो ये समझते हैं कि खान साहब गुनाहों से मुबर्रा है, वो गलती कर ही नहीं सकते। और वो उसमें आकर ये आधा पाकिस्तान, तो आधे से कुछ कम होंगे मेरी तरह के लोग, वो तो अब वो इंतहाई शॉक में है आफ्टर लिसनिंग टू दिस ऑडियो। और जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सैलाब की, मैं अब सैलाब से बताना चाहूंगा कि इतना ज्यादा सैलाब आ चुका है। दरियाए स्वात की हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए तो 1907 और 1927 में इससे पहले इतनी ज्यादा तुगयानी आई थी वहां पे। और इस सैलाब से आप दोबारा रिकवरी की तरफ तो जा नहीं सकते, सरवाइव कर जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि मैं अब ये उसका एक मंजरनामा जो पेश करना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपकी सारी फसलें डूब चुकी हैं। बलूचिस्तान की सारी कॉटन खत्म हो चुकी है, गंदम को नुकसान, और आप पहले भी गंदम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट किस तरह करेंगे जब आईएमएफ आपको 1.17 बिलियन डॉलर दे रहा है? अब तो खैर आप, मैं समझता हूं, और ये शौकत तरीन साहब ने कॉल करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि अगर आईएमएफ की डील नहीं होती तो कतर की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, अगर आईएमएफ की डील नहीं होती तो यूएई जो इमदाद कर रहा है वो भी रुक जाएगी, सऊदी अरेबिया का पैसा रुक जाएगा, चाइना का पैसा रुक जाएगा। लेकिन मैं बताना ये चाहूंगा कि इन लोगों ने पहले 3.5 साल में क्या किया पाकिस्तान, और आगे इनकी इंटेंशंस क्या है। और अगर पाकिस्तान में ये सब कुछ जिस तरह ये चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान 30 से 60 दिनों में जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। और बताने वाली इनको शौकत तरीन साहब को ये नहीं पता कि इस वक्त श्रीलंका में उनके पास एम्बुलेंसेस चलाने के लिए भी पेट्रोल मौजूद नहीं है। और इस वक्त भी जो सैलाब के हालात हैं, आपको आलू टमाटर भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हाँ, शौकत तरीन साहब जो कि पाकिस्तान के एक अमीर तरीन इंसान है, बिलियनर है, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्यादातर इस वक्त जो खान साहब इंक्लूडिंग उनके आसपास जितने लोग हैं, या तो उनकी डुअल नेशनैलिटी है या पीआर है उनके पास। वो जिस दिन डिफॉल्ट की खबर आएगी, वो इंतजार भी नहीं करेंगे, शाम को वन वे फ्लाइट पे वहां से भागेंगे और छोड़ के आएंगे पीछे अवाम जो कि आज मेरा मकसद है बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं दे रही।
और चीमा साहब, मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जब कुदरती आफ़ात या हादसात कौमों के साथ होते हैं, तो वो उनको कौमों को यूनाइट कर देते हैं। लेकिन हमारा अनोखा बंदोबस्त है पाकिस्तान में, हम डिवाइड से डिवाइड 3 होते जा रहे हैं। खान साहब ने जिस तरह फरमाया था कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, अब पता नहीं 2 हो चुके हैं या 4 हो चुके हैं। जावेद चौधरी साहब ने आज अपना एक वीलॉग उसमें बड़ा अच्छा किया। उसका उन्वान ये था कि पाकिस्तान टूट चुका है। जब आपके सूबे डायरेक्टली बात आईएमएफ से कर रहे हैं, जब सूबे डायरेक्टली मुल्कों के साथ रिलेशनशिप या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डेवलप कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे, तो फिर बाकी पाकिस्तान टूट चुका है। आपकी फेडरेशन फेडरेशन नहीं तो फिर पीछे क्या चीज बचती, क्या चीज है? और आज मैं इन सारे सर्कमस्टांसेस में, आज वाशिंगटन डीसी में मैंने जब ये बात की शौकत तरीन साहब की कुछ दोस्तों के साथ, तो उनका दूसरा जवाब ये था कि ये ट्रीजन है। आज आज अदालतें कहाँ हैं? आज एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? ये डायरेक्ट ट्रीजन अगेंस्ट योर फेडरेशन, तो ये उसका इतलाक करने वाले किधर हैं आज? आज उन्होंने कानों में रुई क्यों ठोस ली है? उन्होंने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है? वो क्यों चारपाई के नीचे घुस गए सारे इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की इस्तेकाम की गारंटी है, आज वो किधर है? आज शौकत तरीन जैसे लोगों ने झंझोड़ के रख दिया पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ इससे बड़ा पाकिस्तान की कमर में छुरा कोई नहीं घूम सकता। कि उन्होंने कहा है कि ये टेररिस्ट जो हमारे चेयरमैन के ऊपर टेररिज्म का इन्होंने जो केस बनाया है और हमारी पार्टी को जो ये कर रहे हैं, हम इनको सर्वाइव नहीं करने देंगे, हम इनको जलील करेंगे। और मैं अब मेरी नजर में शौकत तरीन साहब वाज द गाय ऑफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। मैं ये समझता था ये उनके पेरोल पे है और ये पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, he has lost his respect in my eyes. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो ज़ाहिर बात है, इस वक़्त बात तो ये चल रही है कि ये लोग चाहते हैं कि मुल्क बेशक तबाह हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब पावर में है। तार साहब, एक और बात भी बताएँ, आप अमेरिका में बैठे हैं, ये जो अपील कर रहे हैं कि जनाब हमें पैसे दे दिए जाएँ, अब हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान को पैसे देने की बात कर रहा है। इमरान खान ने कहा है कि बेशक मुल्क में सैलाब आए या मुल्क में जंग लग जाए, मैं अपने जलसे बंद नहीं करूँगा। एक तरफ तो ये एटीट्यूड है और दूसरी तरफ ये भी एटीट्यूड है कि हर मुल्क में अपने ही लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं, सब उन्हीं को निचोड़ी जा रहे हैं। तो अमेरिका में आप बैठे हैं, आपको भी रिक्वेस्ट आई है, आप तो खैर वैसे भी अपनी ज़ाती तौर पे बड़ी खैरात करते रहते हैं, बड़ा आपने सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन रूटीन में यहाँ आपको क्या अपीलें आ रही हैं? और अवाम अमेरिका में लोग जो हैं, क्या वो तंग आ चुके हैं अपनी सरकार से कि फ्लड्स आ जाएँ, ज़लज़ले आ जाएँ, पैसा जो भी हो, हर चीज़ जो है वो बैरून मुल्क वालों पे डाल दो। इसको कैसे देखा जा रहा है? अमेरिकन्स इसको कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तानी अमेरिकन्स इसको कैसे देख रहे हैं? वहाँ पे आप ज़ाहिर बात है आपके इर्द-गिर्द काफ़ी कम्युनिटी होगी, वो किसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त यहाँ पे हमारी जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी है, वो भी इवेंट कर रही है अपना एक फंड रेजिंग में। मुख्तलिफ शहरों में लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिली जुली राय है। उसकी राय ये है कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अफसोस के साथ हमारे तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पैसे ना दें। ये भी अपीलें हो रही हैं कि आप पाकिस्तान को पैसे। और दूसरा मैं यहाँ पे बताऊंगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो और ब्रिटिश जो खासकर पाकिस्तानी थे, इन्होंने इनके साथ पहले भी हाथ हो चुका है। इन्होंने शौकत खानम को पैसे दिए लेकिन वो चले पीटीआई के गए थे। तो इस वक्त जो हालात ये हैं कि आपको सिर्फ एक कंट्री जो है मदद कर रहा है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यूएई, लेकिन वो भी आप पे एतमाद नहीं करता। उनकी उनकी तंजीमें खुद ऑन ग्राउंड जाके हेल्प कर रही हैं। अब मैं दूसरी आपको एक खबर बताना चाहूंगा जो मेरे लिए बड़ी अजीब थी। इस वक्त सिर्फ 4 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑन हैंड वहां जाके लोगों की मदद कर रही हैं। उसमें सबसे पहले अल खिदमत फाउंडेशन है, दूसरे नंबर पर टीएलपी है और तीसरे नंबर पर मौलाना जो थे हमारे सईद, उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और चौथी ऑर्गेनाइजेशन आपकी आर्मी है। सियासतदान, अब मैं बताना चाहूंगा, जो कि एक पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा बन चुके हैं सारे ये। मैं एक तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ये सियासत नहीं है, तो मौरूसी ऑर्गेनाइजेशंस है। और तीसरी जो है वो सियासी पार्टी थी, वो मजहबी पार्टी बन चुकी है। सारी एस्टेब्लिशमेंट के शागिर्द हैं, वहां से तैयारी करके आए हैं, ये उनके पैदा किए हुए लोग हैं। अब उस पर मैं बताना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब ने लंदन से कौम के लिए इमदाद की अपील की है।
हजूर वहां से कुछ 2-4 मिलियन पाउंड ही भेज देते आप वहां से। आप कहते हैं हमारी 6 शुगर मिले हैं, 2 शुगर मिले हम दे रहे हैं। आप लोगों को कहते हैं मुखैर हजरात, तो आप मुखैर नहीं है। आप क्या है? आप किस मर्ज की दुआ है? ये मेरा ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क। इमरान खान साहब आपने यहां से अमेरिका, बर्तानिया से, हर मुल्क से निचोड़ के खा गए आप ओवरसीज पाकिस्तानी को। कोई अपने जेब से भी कुछ दिया आपने अभी तक? कुछ किया है आपने? आप बेरोजगार हैं। आप या लोगों को सामने यही खड़े हो कहते यार मैं तो अनएम्प्लॉयड हूं, मेरी तो आमदनी कोई नहीं है, मेरे तो घर का खर्चा भी कोई और चलाता है। या कि ये कह दें आप मेरे पास होता तो मैं दे देता। हाँ, टेलीथॉन की है। अब मैं टेलीथॉन की सूरत हाल भी बताता हूँ क्या है। टेलीथॉन में बच्चे लौंडे लपाड़े पीटीआई के जो वर्कर हैं वो करते क्या है, वो टीवी पे आने के लिए फोन उठा के कह देते हैं जी मैं $5 लाख देंगा। वो एक प्लेज होती है, देते कोई नहीं। बाद में पीटीआई जो पाक वो दूसरे काले करते रहते, फिर फोन ही नहीं उठाते। ये मैं कईयों को पर्सनली जानता हूँ। वो टीवी पे खबर चलाने के लिए वाह जी वाह, वाह जी वाह, वो इन्ने इन्ने लाख वाह, आप हमें ऊपर पे चलांदा होवे, वो आखदा इन्ने लाख में देना। अच्छा, वो एक तो ये स्टोरी है उसकी। लेकिन खान साहब अपनी जेब से कोई ऐलान किया? जरदारी साहब, मुराद अली शाह जाके कहता है कोई खैमा नहीं बचा। मुराद अली शाह खुद एक अमीर तरीन आदमी है जो चीफ मिनिस्टर, कोई अपनी जेब से भी दिया? हमारे जितने चीफ मिनिस्टर हैं सारे बिलियनर हैं सारे। क्योंकि ये सियासत जो सियासत पाकिस्तान में गंदी गंदी सियासत है, गरीब आदमी का तो काम ही नहीं है। मिडिल क्लास का बंदा तो एमपी एमएलए नहीं बन सकता। करोड़ों की गेम है इसमें। किसी ने अपनी जेब से भी कोई एक ढेला दिया है? रिक्वेस्ट कहते हैं मुखैर हजरात। मुखैर अमेरिकन है, मुखैर सारे ब्रिटिश है। आप कौन, आप किस मर्ज की दुआ है? अब मैं ये बताता हूं, अमेरिका ने आपको $1 मिलियन दिया है, तो देना क्या है? वो तो वापस आ गया होगा, अभी तक पहुंच चुका होगा लंदन में या दुबई में। 3.5 लाख आपको दिया यूरोपियन यूनियन, वो भी नहीं पहुंचा होगा पाकिस्तान में। लेकिन इस वक्त आप एक दुनिया के ऊपर एक इबरत का निशान बनते जा रहे हैं। दुनिया आपकी क्या मदद करे जब आप अपनी मदद ही नहीं करने के लिए तैयार? जब आपके 2 सूबे आईएमएफ को लेटर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, तो फिर दुनिया पैसे क्यों दे आपको भाई? बल्कि मैं यहाँ पे एक और चीमा साहब बात करना चाहूंगा जो इंतहाई शर्मनाक थी। अहमद मीर साहब स्वात लेके गए अपना कैमरा वहां से लाइव शो करने के लिए, तो वहां से हमारे एक पठान भाई ने कहा है, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान सारा डूब गया, तो वो हेलीकॉप्टर किधर गया? बाजी हलीमा वाला, जिसके ऊपर वो और उनकी बच्ची रेस्क्यू हुई थी। यहाँ पे 5 बंदे सारी दुनिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने डूब गए। वो चंद घंटों में बाजी हलीमा जो रेस्क्यू हो गई थी, वो हेलीकॉप्टर किधर है जिसमें हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है रास्ते मदीना के रोज डेली बेस पे घर से आते थे ऑफिस में, वो हेलीकॉप्टर किधर है? और साथ उस पठान भाई ने ये कहा है कि अफगानिस्तान में इतना सैलाब नहीं आया, फिर भी 150 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इस वक्त फजा में। उन्होंने कंपेयर किया। तो हकीकत ये है कि आपने जल्जले के पैसे भी खाए, आपने कोविड के पैसे आए, अब वजीर आजम फंड में उसको भी खाया आपने। आज सैलाब आ रहा है, मैं आपको यकीन करके कह देता हूं, इस्लामाबाद ये लुटेरे आपके रूलिंग एलीट इसको अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, क्योंकि इनके बच्चों के अकाउंट खाली पड़े हैं अब लंदन में बड़े अरसे से। ये उनके बच्चों की किस्तें अभी जो है ड्यू है। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो लेते हैं, बेंटलियां लेके घूम रहे हैं, रेंज रोवर, उनकी किस्तें भी तो देनी ना इन्होंने। अब ये वो सैलाब के पैसे से देंगे। लेकिन अफसोस के साथ मैं 2 तस्वीरें, अगले दिन एक तस्वीर मैंने देखी, मेरा कलेजा फट गया। मैंने ट्वीट की कि एक खातून खुले आसमान के नीचे बैठी है, 2 रोटियां हैं, 8 बच्चे हैं फीड करने। तो 2 रोटियां और 8, अब उसकी किस तरह तकसीम करे, किस तरह काटे? लेकिन ये कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी हेलीकॉप्टर से 2 थैले फेंके नीचे आटे के, लेकिन वीडियो साथ बनाई। ये फिर ये जो क्वेश्चन है तारक साहब ट्रांसपेरेंसी का, अब देखें कि ये जो ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन है, ये इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? इतना लोग पैसा दे रहे हैं और देंगे ऑब्वियसली आने वाले दिनों में। आपने सुना होगा कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी एक वीडियो पैगाम दिया। नॉर्मली आर्मी चीफ ये पैगाम नहीं देते, वो इस तरह आके पैगाम नहीं देते कि भाई मुखैर हजरात सामने आओ, मुल्क डूब चुका है, और उन्होंने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, रिहैबिलिटेशन हमने करनी है।
तार साहब ये जो पैसा है इसका ऑडिट कौन करेगा? ये पैसा किधर लगेगा? किस तरह लगेगा? लास्ट टाइम जिस तरह के आप ज़िक्र कर रहे थे 40 अरब जो है, वो तो कोविड फंड का भी खा लिया इन्होंने। तो मैं आपको बात बताऊँ 2005 का जो ज़ल्ज़ला आया, मेरे कश्मीर के दोस्त बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर का पैसा तो इस्लामाबाद के जो सड़कों पे और पुल बनाने पे लगा दिया था हुकूमत ने, इतना पैसा आया। तो इस दफ़ा भी उम्मीद तो है काफ़ी पैसा आएगा क्योंकि ये इन्होंने हमें माँगने पे लगा दिया पूरे मुल्क को। तो आप समझते हैं ये जो ऑडिट है या जो ट्रांसपेरेंसी है, ये इसका कुछ स्टेट मैकेनिज्म बना सकेगी? क्योंकि लोग जो पैसा देते हैं, लोग अकाउंटेबिलिटी भी माँगते हैं। चीमा साहब कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? कोई बाहर से जाकर कोई दूसरी स्टेट ही है जो अकाउंटेबिलिटी कर ले। स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो आपने मफलूज करके रख दी। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हालात आपके ये हैं कि वो इस्लामाबाद के अंदर एक मेरे 25 मील के अंदर एक दूसरी गवर्नमेंट है, दूसरी और बॉर्डर क्रॉस कर रंग बिरंगी गवर्नमेंटें हैं। कौन सी गवर्नमेंट आपकी ट्रांसपेरेंसी करेगी? समझ नहीं आ रही। कहीं नीली गवर्नमेंट है, कहीं पीली गवर्नमेंट है, कहीं काली गवर्नमेंट है, कभी कोई गवर्नमेंट। उधर कौन सी गवर्नमेंट? आप सोमालिया के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आप अफगानिस्तान भी कहते हैं आपसे बेहतर है, वो होता जा रहा है। मेरे जैसा बंदा तो यह सोच के परेशान है कि कोई गवर्नमेंट है वहां पर जो आपकी अकाउंटेबिलिटी करेगी। कौन सी गवर्नमेंट? एक ऐसा अनोखा लाडला है, वो कहता है चांद ला दो मुझे, मैं तो सिर्फ चांद से खेलूंगा भाई। वो कहता है ये पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान? वो 1000 दफा तो कहता है मुझे आने की जरूरत क्या थी, मैं आ गया हूं यहाँ पे। आप मुझे क्या जरूरत थी? मुझे खुदा ने इतना हसीन बनाया था, मुझे खुदा ने इतना हैंडसम बनाया था कि मेरे ऊपर लड़कियां मरती फिर रही थी, मैं पता नहीं क्यों इधर आ गया हूँ। हाँ चले और कोई नहीं, अब मैं फारग हूँ तो रियासत मदीना ही बना दूं जाती दफा। और वो नैया का नाम दुबैया का नस्ताइन, और वो सारा कुछ ड्रामा उसने ऐसा छोड़ दिया कि मेरा मकसद है। वो कहते हैं कि आप हुकूमत में आए तब भी खतरनाक है, हुकूमत में ना आए तो उससे ज्यादा खतरनाक है। कहते हैं ना जी, वो हाथी जिंदा लाख का मरा 1.25 लाख का है। इस वक्त तो हमारे हालात ये है ना जी, हुकूमत में आ जाए तो फिर भी तबाही है, ना आए तो उससे भी ज्यादा तबाही है इस वक्त। मैं बल्कि चीमा साहब मैं परेशान था, बाजवा साहब ने जो लाइव किया है, एक तो वो दर्दनाक है उनकी वीडियो, दूसरा यही जो अमीर लोगों के गरीब बच्चों ने मुझे वो वीडियो भेजी है, साथ गालियां दे रहे हैं बाजवा साहब कि तुमने 4 साल में तुमने पाकिस्तान को तुमने खत्म किया है, इनको पैसे ना दो। ये मैसेज आया, ये मैसेज है कि एक आर्मी चीफ है और बच्चे 15-15 साल के 20-20 साल के उसका नाम ले लेके उसको गालियां दे रहे हैं और परेशान बैठे। मैं क्या बताऊं कि ये तरबियत है, ये इस्लाम है, ये सिविलाइजेशन है। और 70 साल उस बंदे की उम्र है खान साहब की, तो खड़े होके जाके जो बिलावल के लिए जबान इस्तेमाल करते हैं, जो मरियम के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमजा नाम लेते हैं कुकड़ी उसको कहते हैं, खुदा का नाम। आप प्राइम मिनिस्टर हो, कहते रहो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते रहे, ये कौम को दे रहे हो दरस, ये सिखा रहे हो। दिस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इस्लाम। इस्लाम यह सिखाता है कि अपने बाप से ज्यादा उम्र के लोगों के नाम रखे जाए। अब बाजवा साहब के मेरे पास नाम लिखवा रहे हो तुम इनसे, अफसोस होता है। इज अ हेड ऑफ आर्मी और वही एक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सलाम में जो काम कर रही। तो मैं चीमा साहब मैं एक क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आती इस वक्त जिस डायरेक्शन पे आ चुके हैं, जहां जा रहे हैं। ये शौकत तरीन की जो आज मैंने सुबह सुनी है जब ऑडियो उसके बारे में, लगारी साहब मैं समझता हूँ मेरी नजर में उनकी इज्जत बढ़ गई पहले इससे भी ज्यादा, इज एच सोनियन। और दूसरा ये कि उन्होंने जो उसमें बात स्टेट की है कि स्टेट, मैं फिर समझता हूँ कि इज अ वंडरफुल मैन। लेकिन तैमूर झगड़ा साहब ने तो उन्होंने तो हदें क्रॉस कर दी। और जिस तरह हर दूसरा बच्चा जो है, वो जिस तरह एक खातून है हमारी हाफजाबाद की, जो उन्होंने कहा अगले दिन, उन्होंने कहा सलाम पाकिस्तान साड़ कर रख देंगे इमरान खान। वाह वाह। ताहिर साहब ये एक और भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ के लिए सुहेल वड़ैच के जरिए पैगाम भेजा है कि जनाब उनको कहो कि कोई होश के नाम लें। ये क्या हमारे मुल्क के साथ कर रहे हैं? पीएमएलएन के लोग फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग का तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसके हालात इस तरह हैं कि बाजवा साहब को अब शहबाज शरीफ को कतर साथ लेके जाना पड़ता है। तो ये नून लीग वाले आप क्या समझते हैं, ये आंख मचोली का खेल खेल रहे हैं? ये अवाम के साथ मजाक है कि शहबाज शरीफ छोटा भाई हुकूमत कर रहा है और बड़ा भाई सहाफियों के आज पैगाम भेज रहा है कि जाके शहबाज शरीफ को समझाओ कि हुकूमत इस तरह नहीं, ये क्या कर रहे हैं? मैं खुद हैरान था। मैं इस खबर से मैं हैरान और परेशान इसलिए था
कि नवाज शरीफ साहब वैसे ही फोन उठा के छोटे भाई को कहते यार घर आ जा वापस। हाँ, उन्होंने सुहेल बड़ाई साहब के हाथ को, ये 17वीं सदी है कि कबूतर के हाथ उन्होंने मैसेज भेजना था। मैं खुद हैरान उस बात पे, वो खुद क्यों नहीं फोन कर सके यार उनको कि बस कर बच्चे पास आ जा यार, तू नून लूई पान के रख देती, खुद ही उसको कहते। इस बात पे तो मैं खैर एग्री करता हूं कि इनको हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, ये बिल्डिंग वैसे ही गिरने वाली थी। अब इस वक्त उन्होंने सारा गंद जो है अपने कंधों पे उठा लिया है, और वो एक बंदा जो नाहल तरीन था, बेरोजगार आदमी है, उस बंदे को उन्होंने वो बना दिया है, अमीरुल मोमिनीन बन चुका है इस वक्त। ये तो इसमें मैं शहबाज शरीफ साहब को ब्लेम करूंगा, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर उनको कोई और मशवरा नहीं देता तो मैं मशवरा दूंगा जल्द से जल्द ताला लगा के चाबी 4 नंबर गेट के पास फेंक कर लंदन भाई के पास चले। नहीं तो जो रहते 4 वोट है वो भी खत्म। ये मैं मशवरा दे रहा हूं। दिन ब दिन पस्तियों में जा रहे हैं, दिन ब दिन। वो देखे ना, जो अमीरुल मोमिनीन है वो कहता है मेरे दौर में महंगाई 17% थी, आज 45% है। ये भी और बढ़ेगी, ये भी और आगे जाने की, चीजें कंट्रोल में नहीं है। ये जो अगले दिन किसी ने, ये जब सैलाब का है, इसमें मैं अगले दिन देखे ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं चीमा साहब, इस सैलाब को अगले दिन किसी ने टीवी के ऊपर डिफाइन किस तरह किया। उसने कहा 1971 में यही हुआ था, सैलाब आ गया था बांग्लादेश में, तो बंगालियों ने ब्लेम किया गवर्नमेंट पर, और साथ ही जो सेपरेटिस्ट थे उसने इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा के सेपरेशन करा दिया। देखिए, उन्होंने फौरन इसको, जो एनालिस्ट थे टीवी पर बैठ के, उन्होंने इसको, और मैं लेकिन एक बात से एग्री करूंगा, इस सैलाब के बाद जो तबाहियां होगी, ब्लेम किस पे जाएगा? ब्लेम तो जाएगा ना हुकूमत पर। हुकूमत में कौन है? उधर हमारे शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। तो तभी तो कह रहा हूं, मेरी अगर बात सुने तो अगले 2 घंटे में निकले यहां से, अपनी वो पराडो लें, ताला लगाए प्राइम मिनिस्टर हाउस को, अस्सलाम वालेकुम, और 4 नंबर गेट को पाजी जिस तरह ली थी ये ले लो वापस, मैं अस्सलाम वालेकुम हो जा रहे, और घर ना जाए, एयरपोर्ट पे जाए और लंदन चले जाए, क्योंकि पीछे तो बात सारी बात से इमरान खान साहब कहते हैं मैंने एयर कंडीशनर उतरवा लेने जेलों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एयर कंडीशन जो है वो उतर जाएंगे। तार साहब, हमारा दोस्त भारत है, हमारा दोस्त तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो मैं ऑफिशियली दोस्त तो ही हमें, कहूंगी, नहीं मैं तो नहीं, दोस्त ही तो मैं कहूंगा। ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं, ठीक। अवाम तो दोस्त है, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ। हमारी तो बड़ी दोस्तियां हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, ना किसी किस्म की सपोर्ट का मैसेज आया, ना नरेंद्र मोदी साहब ने कोई पैगाम भेजा कि जी सैलाब आए हैं, हम कोई सिंपैथी शो करते हैं। नहीं, तो मैं भारत बताऊंगा बात, क्यों? मैं हाँ? बताऊंगा बात। हाँ? मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे, आपकी भारत की टीम ने अगले दिन पाकिस्तान के सैलाब के साथ यकजहती के लिए बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी हुई थी, और मुझे बड़ा उससे अच्छा लगा कि कम से कम, और मैं समझता हूं कि देखें, भारत के साथ ये सारा, ये उधर से इधर, ये सारा एक पॉलिटिकल ड्रामा है। देखें, वरना हम एक ही लोग से सदियों से यहाँ रह रहे हैं। ये इसके पीछे जब भी भारत के खिलाफ बात करनी, या भारत के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी और होती है। वरना हम लोग सदियों से सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, यूनाइटेड इंडिया में। हाँ, 2 नेशन थ्योरी थी, 2 नेशन थ्योरी को कभी तकवीत मिल जाती है, कभी उसके कुछ ओपिनियन हो जाती है, लेकिन अब मैं जिस तरह आपको कई दफा अर्ज करता हूँ कि इंसान पहले पैदा इंसान होता है, बाद में उसका मजहब डिसाइड किया जाता है। आप मुसलमानों के घरों में पैदा हुए तो मुसलमान है, हिंदुओं के घरों में पैदा होते हैं तो आप हिंदू हैं। वरना कौन सी आपने रिसर्च कर करके अपने मजहब चुने हैं, जिस तरह यहाँ पे जापानी हैं, गोरे चुनते हैं, तो उसके पीछे हमारी सेंटिमेंट्स होते हैं, उस पे हमारे इधर से मौलवी होते हैं, वो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उधर से दूसरी साइड से भी मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इसको सिर्फ लिमिटेड हद तक रखना चाहिए। इंसानियत के लिए मैं समझता हूँ कि उसका ज्यादा हमें लिहाज होना चाहिए, और मेरे ख्याल में 21st सेंचुरी में खासकर वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। तो आप क्या समझते हैं, मोदी साहब पैगाम भेजेंगे? मेरे ख्याल में, आप पैगाम की बात कर रहे हैं, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है करेंगे। मेरे ख्याल, आप पैगाम की बात करते हैं, मैं एम एक्सपेक्टिंग एड फ्रॉम देम। चलिए, लेट्स सी, देखते हैं कि मेरे भारत, ख्याल हम होपफुल, पैगाम भी भेजेंगे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मदद भी की जाएगी। मेरा जहां तक मेरी जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ वाशिंगटन डीसी में, जो मेरी नजर में पाकिस्तान की मदद भी करेगी।
बिल्कुल सही है, ये मुश्किल वक़्त है और जहाँ पे हम दुनिया के हर मुल्क से अगर सपोर्ट ले रहे हैं और अगर भारत भी करना चाहे तो ज़रूर, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है, ह्यूमैनिटी का मसला है, यहाँ पे अनाव और वो उन चीज़ों को साइड पे रख देना चाहिए। एक वक़्त था भारत में भी इस तरह हालात ख़राब थे, पाकिस्तान ने भी ये भेजने की कोशिश की थी लेकिन इंडिया ने नहीं ली थी। पूरी दुनिया से इंडिया ने ले ली थी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे हमें पॉलिटिक्स और इन चीज़ों से पीछे हट जाना चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच तार साहब, सर फॉर योर टाइम। चीमा साहब, आपने वक़्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद।